हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेगोलिथ और जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादा विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, हम लोग इतना सारा एक्सह्यूमेशन देखते हैं। इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक जो है, स्पेशली ग्रेनाइट कितना डेप्थ में बनता है, फिर भी सरफेस में देखता है। सो इवन सेडिमेंट्री रॉक भी एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर बहुत नीचे जाके डायजेनेसिस होके सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट तो लूज है, वो डायजेनेसिस होके हार्ड होना है, फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होना है। और आज जो हम सरफेस में सेडिमेंट्री बेसिन देख रहे हैं, वो रॉक के फॉर्म में देख रहे हैं। सो कुछ भी हो, इवेंचुअली क्या है ये चीज, आज जो सरफेस में दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है? कुछ भी रॉक जो भी सरफेस में देख रहे हो, सब डीपर पार्ट है, सरफेस का बात है ही नहीं। इवन जिसको आप लोग वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं ना, मैक्सिमम वॉल्केनिक रॉक मींस हम लोग आज जिसको देखते हैं वॉल्केनिक रॉक बन रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है, वो सरफेस में है। लेकिन वो जो सरफेस में है उसका तो एक पर्टिकुलर थिकनेस है। सपोज एक वॉल्केनिक लेयर वॉल्केनिज्म हुआ, उसका तो थिकनेस है एक। सो वो हम लोग वो थिकर पार्ट का बॉटम पार्ट को देख रहे हैं, सरफेस में ही है। सपोज सरफेस के ऊपर सपोज 100 मीटर 200 मीटर थिक वॉल्केनिक लेयर बन गया। वो जब वॉल्केनिज्म हुआ उसके बाद जियोलॉजिकल पास्ट में, सपोज टर्शियरी में या ट्रायसिक में वॉल्केनिज्म हुआ, तो आज जो उसी ट्रायसिक वॉल्केनिक रॉक को देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? सरफेस को नहीं देख रहे हैं ना। वॉल्केनिक रॉक काफी इरोडेड होके उसका लोअर पार्ट को देख रहे हैं, फिर भी देखो आज भी रेमनेंट बाकी है सरफेस में ही। सो कितना थिक वॉल्केनिज्म हुआ होगा। ये तो वॉल्केनिक गया। इवन सेडिमेंट्री रॉक सरफेस में देख रहे हो इटसेल्फ, मतलब बहुत नीचे जाके सेडिमेंट्री रॉक हुआ, फिर ऊपर का कितना सारा रॉक मास को इरोड होना पड़ा, रिमूव होना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एक्सह्यूमेशन। तब आप जाके देख पा रहे हो ना। एंड मोर ओवर, हम लोग जब मैपिंग करते फील्ड में, मोस्ट ऑफ द टाइम देखते, कभी कभी तो बहुत ज्यादा सॉइल कवर्ड एरिया रहता है। सॉइल को एक्चुअली रेगोलिथ बोलेंगे, मैं आऊंगा क्यों रेगोलिथ का इम्पोर्टेंस। एक्चुअली सेंसुस्ट्रिक टू सॉइल हम लोग देखते नहीं, हम लोग रेगोलिथ देखते हैं। है तो एनीवे, तो हम लोग रेगोलिथ तो कुछ नहीं, सॉइल कवर डाल के छोड़ देते हैं। बाकी जो इन सिटू आउटक्रॉप देखता हूँ उसी को मैप करते हैं। इन जनरल देखा जाता है ये टेंडेंसी, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। रेगोलिथ को भी फर्दर डिटेल स्टडी होना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है एक्सप्लोरेशन में। मैक्सिमम मिनरल एक्सप्लोरेशन में डिस्कवरी गोल्ड कॉपर सब रेगोलिथ से ही होता है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिए। इवन यूरेनियम। तो इसीलिए जियोमॉर्फिक साइकिल को पहले समझना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही ऐसा टाइप का टॉपिक है जिसको बहुत सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है, फील किया नहीं जाता है। तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है बहुत बहुत सरफिशियल नॉलेज रह जाता है बस। हमारे पास क्वेश्चन है हॉकबैक के डिफरेंट स्ट्रक्चर से टेक्सचर कैसे करके जियोमॉर्फिक टेरेन का के क्या सिग्नेचर है, ये बोल के छोड़ देते हैं। कुछ कुछ नोमेनक्लेचर याद रख के, बात वो नहीं, बात समझने का है। तो एनीवे, देखो ये वाला कर्सर जहां रखा हो, ये एक बहुत फास्ट स्टेज में मान लो ऐसा एक टेरेन था। उसके बाद इवेंचुअली डिफरेंशियल वेदरिंग एंड इरोशन के वजह से अंडुलेशन बना। और फर्दर और भी बाद में क्या हुआ, कितना भी अंडुलेशन हो, कोई भी हाईलैंड हमेशा इरोड होगा और लो लैंड में वो डिपोजिशन होगा। ओके, ऐसा ओल्ड स्टेज। सो ये सपोज आज हम लोग देख रहे हैं। सो ये जो आज देख रहे हैं, ये इसका एक्चुअल हिस्ट्री में पीछे जाने से क्या था, ना ऐसा था ना ऐसा ही था। सो ब्रॉडली सिमिलर बात आ जा रहा है। सो एक साइक्लिक पैटर्न में आएगा। इवेंचुअली ये हो गया, फ्लैटनिंग हो गया, अंडुलेशन कम हो गया, अगेन कोई टेक्टोनिक्स आएगा, कोई डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, या वॉल्केनिज्म होके अपलैंड बनेगा, रिलेटिव लेवल एलिवेशन डिफरेंस बनेगा, फिर अगेन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका कोई लिमिट नहीं, ये तो लोकल डिपो सेंटर ये जो है, इवेंचुअली ये टोटल एरिया का भी डिपो सेंटर कुछ बड़ा आएगा। ये सब दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। सो ये एक देखो, ये फॉर एग्जांपल ये
इनिशियल स्टेज, एक बड़ा सा आउटक्रॉप मान लो, धीरे 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 कितना स्टेज में इरोड होकर रेमनेंट रह रहा है, रेमनेंट रह जाते रेमनेंट का भी इरोशन होगा। इरोशन मतलब क्या है, वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, चला गया, वेदरिंग होके पड़ा रहने से उसको जस्ट वेदरिंग बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलियो सॉइल एंड सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब वेदरिंग होके ट्रांसपोर्ट होके जहाँ पे बैठ गया, एंड वेदरिंग वेदर्ड प्रोफाइल इंटैक्ट रहने से उसको सॉइल बोलते हैं। इसीलिए सॉइल में डिफरेंट हॉराइजन मिलता है, सॉइल लेयरिंग मिलता है। हर सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट में लेयरिंग नहीं मिलेगा, तो डिफरेंट जगह से आके ट्रांसपोर्ट होके आज बैठ गया, बैठ के इवेंचुअली बेसिनल सेटअप मिलने से वो धीरे धीरे रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। पैलियोसोल भी रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसीलिए उसको पैलियोसोल बोलते हैं। कोई भी सॉइल भी रॉक में कन्वर्ट होने से उसको पैलियोसोल बोलते हैं। तो जियोलॉजिकली सॉइल मतलब कोई भी मिट्टी जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं है। जियोलॉजिकली सॉइल मतलब एक टिपिकल वेदरिंग प्रोफाइल प्रिजर्व रहना है, ठीक है। जैसे बेड रॉक से लेके वेदरिंग का डिफरेंट प्रोफाइल रहेगा, उसी को सॉइल बोलते हैं। एंड रेगोलिथ क्या है, रेगोलिथ तो और बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म। एनीवे मैं आऊंगा, ठीक है। ये वाला देख लिया। अभी देखो, तो मैप एरिया में तुम्हारा सपोज मैक्सिमम एरिया सॉइल कवर ही है, तो फिर मैप ही नहीं बनेगा क्या? तो फिर एक्सप्लोरेशन कैसे होगा? जहाँ सॉइल कवर है वो सब अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगा? नहीं, उसमें इंपॉर्टेंस आता है रेगोलिथ का। रेगोलिथ एंड सॉइल एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है। रेगोलिथ एक अम्ब्रेला टर्म, कोई भी बेड रॉक के ऊपर वाट एवर मटेरियल रहता है सभी को रेगोलिथ बोलते हैं। और रेगोलिथ को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट नाम से, रेसिडुअल रेगोलिथ, हाँ, ट्रांसपोर्टेड या इरोशनल रेगोलिथ, डिपोजिशनल रेगोलिथ, ठीक है, उसमें भी आऊंगा धीरे धीरे। सॉइल तो फिर क्या है, रेगोलिथ का एक पर्टिकुलर पोर्शन को सॉइल बोला जाता है जियोलॉजिकली। इवन ट्रांसपोर्टेड जो मटेरियल, जो बेडरॉक के ऊपर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल रहेगा वो है ट्रांसपोर्टेड इरोशनल रेगोलिथ। जो ऑलरेडी वेदरिंग प्रोफाइल प्रिजर्व है, जिसको हम लोग एक्चुअली सॉइल बोलते हैं जियोलॉजिकली, वो एक्चुअली तो फिर क्या होगा, रेसिडुअल रेगोलिथ, ठीक है। एंड सेडिमेंट क्या होगा, इरोशनल रेगोलिथ या फिर डिपोजिशनल रेगोलिथ। इरोशनल और डिपोजिशनल में क्या डिफरेंस है, वो टाइम का बात है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखने से इरोशन और डिपोजिशन क्या है, इरोशन तो कभी दिखा जाएगा क्या, इट इज ए डायनामिक स्टेज। इरोशन हम लोग क्या टाइम लैप्स को बोल के जो फोटोग्राफी होता है, वीडियो होता है, जिसमें एक पेड़ से पेड़ का बड़ा होना भी दिख जाता है, बट रियलिटी में आप विजुअलाइज कर नहीं पाओगे ना। तो सिमिलरली जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप इरोशन को देख नहीं पाओगे कि ऐसा जा रहा है, मटेरियल फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे होता है ना। ये चीज विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। सो अक्सर देखता हूँ इरोशनल रेगोलिथ को लोग डिपोजिशनल बोल के छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते। हियर कम्स द ट्रिक्स। एनीवे, तो देखो इस टाइप का जोनेशन करके आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो, एंड वो मैप में दिखाने से इन सिटू रॉक के साथ साथ वो सब चीज फर्दर सब डिवाइड करने से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है ना। एक चीज देखो इधर, ये जो है अपर ब्लॉक को मान लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ग्रे शेडेड, इसका नीचे जो है ओशियनिक क्रस्ट, ये ओशन, समंदर। सो हम लोग सेडिमेंट्री बेसिन जब बोलते हैं ये सब चीज को बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का अंदर ही रहता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का बेसमेंट क्या होता है, गैब्रो नहीं होता, ओशनिक क्रस्ट रॉक नहीं होता है ना, सिमेटिक मटेरियल नहीं होता है, सैलिक ही होता है। so, जनरली ग्रेनिटिक या नाइसिक बेसमेंट के ऊपर सेडिमेंट्री बेसिन बनता है ना, ठीक है। पोट्रोजोइक बेसिन मान लो फॉर एग्जांपल, वो भी ग्रेनाइट ही रहेगा ना बेसमेंट में। सो ये इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री बेसिन, ठीक है। इसको ओशियनिक बेसिन बोलते हैं, ये भी सेडिमेंटरी बेसिन ही है, बट हम लोग जो प्रिजर्व जियोलॉजिकली बेसिन देखते हैं ना, उसमें ओशियनिक क्रस्ट नहीं रहता, बेसमेंट में ओशियनिक क्रस्टल बेसमेंट नहीं रहता है, ये बात को समझो, ठीक है। ये सब रिसेंट बेसिन। सो ये सब चीज को हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, ओफियोलाइट को देखते हैं। जब ओशियन बेसिन क्लोज्ड हो जाता है तब ओशियनिक क्रस्टल रॉक भी प्रिजर्व रहता है ना मोबाइल बेल्ट में, ओफियोलाइट्स के माध्यम से, वो है ओशियनिक क्रस्ट। अदरवाइज इन जनरल सेडिमेंट्री बेसिन में सेडिमेंट्री रॉक के नीचे बेसमेंट क्या रहेगा,
वो रहेगा ग्रेनाइटिक बेसमेंट, क्रस्टल बेसमेंट ही रहेगा। नाउ इसमें देखो हाइट जितना ज्यादा है वो अक्सर सबसे ज्यादा इरोड होगा। तो ये ऊंचा जाएगा T0 मान लो, T1 में क्या होगा ये देखो, ऊंचा ये पोर्शन से आके लोकल डिपोसेंटर में जमा होगा। लेकिन लोकल डिपोसेंटर का जो ये हायर पार्ट है ये भी इवेंचुअली इरोड होगा ना, क्योंकि रिलेटिव स्केल में ये भी ऊपर है ये नीचे है। सिमिलरली इधर भी देखो ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है, तो कोई भी हाईलैंड हमेशा इरोड करना चाहेगा। लेकिन टाइम स्केल में दैट इज द, वही बोल रहा था ना कि इरोशन को हम लोग आंखों में राताराती देख नहीं पाएंगे। सो ये भी इरोशनल रिजिम में ही है, ये तो एंटायर जगह इरोशनल रिजिम में है। लेकिन अपरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द स्केल, इस छोटा जगह के कंपैरिजन करने से ये है रेसिडुअल, इसमें जो चीज देखेंगे ये है इरोशनल, ठीक है, रियलिटी में। बट अगर ओनली स्मॉल स्केल में देखेंगे तो ये इरोशनल, ये डिपोजिशनल बोल दोगे ना तुम, ये चीज समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में देखो T2, ये क्या, ये फर्दर ये भी इरोशन हो गया। और ये चीज क्या, ये सब ऊपर का जो ये जो डिपोजिशनल बोल रहा था अपरेंटली वो है ही नहीं। देखो इधर नेक्स्ट स्टेज में वो इरोशन होकर निकल गया ना। सो नाउ ये रेसिडुअल हो गया, ये सब क्या हो गया, अपरेंटली डिपोजिशनल। बट वही डिपेंडिंग अपॉन द स्केल, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये जियोमेट्रिक साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट सत्य है। तो वो चीज समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। जियोमेट्रिक साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, और जितना क्रिस्टल डोमेन के अंदर रहोगे स्केल छोटा रहेगा, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करता है। उसके बियॉन्ड होने से प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाएगा, ओशनिक, ये सबडक्शन, फिर दो ओशनिक जो बेसिन का रॉक होता है, ओशन बेसिन, ओशनिक क्रस्ट के ऊपर, वो इवेंचुअली ओशन क्लोज हो जाता है ना। सो क्लोज होके सेडिमेंट एक थीन नैरो बेल्ट के माध्यम से दिखा जाएगा। लेकिन ये सब बेसिनल रॉक क्या होगा, ये ऐसा क्लोज होके इवेंचुअली इधर बेसिन फिल हो जाने से उसके बाद डायजेनेसिस होके इरोड होके एक्ज्यूम होके ऐसे ही रह जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। नाउ जहां हम लोगों का पूरा कुछ भी नहीं दिखता है, सॉइल कवर बोलते हैं सो कॉल्ड, वो सब एरिया में डिस्पर्शन स्टडी करना बहुत जरूरी है, जियोकेमिकल डिस्पर्शन। सो वो देख के रेसिडुअल एंड सुपरजीन डिपॉजिट का आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो इसीलिए सॉइल सैंपलिंग या रेगोलिथ सैंपलिंग का इम्पोर्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो कोई भी जगह पे जैसे गौसान एरिया या फिर लैटराइट प्रोफाइल, उस एक जगह पे देखना वो रेमिनेंट्स जैसा रह जाता है ना प्रॉपर रॉक देख पाओगे, बट कुछ ड्यूरी क्रस्ट, कुछ कंक्रीट टाइप का बन गया या फिर टुकड़ा टुकड़ा रह गया, उसका भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। नॉट ओनली बॉक्साइट या लैटराइट या कुछ पर्टिकुलर मिनरल के लिए, सभी में ही इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। सो इसको देखो, एलिमेंट्स दैट आर रिलीज्ड, कॉम्प्लेक्स्ड एंड डिसॉल्व्ड अंडर नियर सरफेस वेदरिंग कंडीशन मे बी रिलीज्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेदरिंग प्रोफाइल इटसेल्फ और कंसंट्रेटेड बाय ग्राउंड वाटर टू प्रेसिपिटेट एल्सवेयर, ठीक है। तो कुछ मटेरियल निकल जाएगा, कुछ एलिमेंट रह जाएगा, जो रह जाता है उसको रेसिडुअल बोलते हैं, है ना। सो ये ओवरऑल सब चीज के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या होता है डिस्पर्शन के लिए, लिथोलॉजी, कौन सा रॉक है, ड्यूरेबल लिथोलॉजी, क्वार्ट्ज लिथोलॉजी होने से वो थोड़ा वेदरिंग रेजिस्टेंस रहता है, स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट हिस्ट्री, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, रेडॉक्स बाउंड्री, पीएच, है ना, एंड केमिकल वेदरिंग प्रोफाइल, हाँ बहुत सारा फैक्टर्स रहता है ना। तो इसके बारे में फर्दर थोड़ा बहुत डिटेल में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है, वो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा। ये देखो यूट्यूब में ही है, रेगोलिथ वर्सेस सॉइल बोल के एक्सप्लोरेशन का है, और एक गोल्ड एक्सप्लोरेशन का भी वीडियो है। ये दोनों हाईली रिकमेंडेबल, हालांकि हेडफोन से देखने से आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, हेडफोन कान में रखने से तब आप अच्छा सुन पाओगे। नाउ वेदरिंग जोन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, वो है बहुत सारा सॉइल साइंस के साथ जियोमॉर्फोलॉजी का इंटरमिक्स्ड होके टर्मिनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा चीज को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे सॉइल को भी एक स्टैंडर्ड सॉइल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सॉइल को डिफरेंट लेयर बोलता हूँ ना, ओ होराइजन, ए होराइजन, ई
BCR, आर मतलब बेड रॉक बोलते हैं ना। बट जियोमॉर्फोलॉजी में जब जब हम प्रॉपर रेगोलिथ के बारे में बात करेंगे, रेगोलिथ की क्या बोला, रेगोलिथ टोटल इंटर अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। रेगोलिथ कॉम्प्राइजेस ऑफ क्या है, प्रोटोलिथ, सैप्रोलिथ एंड पेडोलिथ, ये टोटल को रेगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोलिथ क्या है, जो बेड रॉक है, एकदम बेड रॉक। सो रेगोलिथ कहाँ से स्टार्ट होगा, जस्ट बेड रॉक से। सो प्रोटोलिथ इज द इनिशियल बिगिनिंग, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ रेगोलिथ प्रोफाइल, एंड टॉप मोस्ट पार्ट क्या होगा, पेडोलिथ, ठीक है। ये सब टर्म को मैं समझाऊंगा। तो सैप्रोलिथ, पेडोलिथ एंड प्रोटोलिथ, ये तीनों मिला के रेगोलिथ। ना रेगोलिथ के अंदर सॉइल ऑलरेडी आ जाएगा, इंक्लूडेड हो गया, लेकिन किसको बोलेंगे, सॉइल का डिफरेंट होराइजन के साथ रेगोलिथ को अगर कंपेयर करोगे, सॉइल इज ए पार्ट ऑफ रेगोलिथ, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमस रहता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप का ये होता है। इधर देखो, फॉर एग्जांपल सॉइल का जो स्टैंडर्ड ओ होराइजन रेगोलिथ का किसके बराबर है, एकदम ऊपर का लैग। इसमें रेगोलिथ में जो सॉइल बोल के टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड, तो वो सॉइल को हम लोग जो सेंसुस्टिक, तो जनरली हम लोग जो मिट्टी बोलते हैं ना, उसको ये रेगोलिथ के टर्मिनोलॉजी में सॉइल बोला जाता है। जियोलॉजी के लिए हम लोग सॉइल साइंस में सॉइल मतलब एंटायर प्रोफाइल को ही बोलते हैं, जो बेड रॉक के ऊपर, कोई भी हार्ड रॉक के ऊपर जो भी वेदरिंग प्रोफाइल है, टोटल को सॉइल बोला जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ फर्दर जियोमॉर्फोलॉजिकली जब रेगोलिथ को यूज करोगे, तब टर्मिनोलॉजिकल एम्बिग्यूटी रहता है। बट सभी का अपना अपना पर्पस इसीलिए रखा गया है ना। सब सब मतलब ये सब लिटरेचर में स्टैंडर्डाइज्ड है, सब जगह के एरिया स्पेसिफिक होता है, एक एक जगह पे एक एक। बट मैं समझाता हूँ। सबसे ऊपर प्रोटोलिथ है, अभी जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाओ। है जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म में सबसे नीचे बेड रॉक होता है, उसके ऊपर सैप्रोलिथ बोलते हैं। सैप्रोलिथ का दो पार्ट रहता है, सैप्रॉक एंड सैप्रोलाइट। सैप्रॉक क्या होता है, बेड रॉक जहां से थोड़ा ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है, दैट इज वेदरिंग फ्रंट, जिसके नीचे वेदरिंग हुआ ही नहीं मान लो। सो वेदरिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, उसको बोला जाता है सैप्रॉक। कैसे पता चलेगा, पूरा अनअल्टर्ड ब्रोकन जस्ट पीस रहेगा, ऑलमोस्ट आपको बेड रॉक जैसा ही लगेगा, लेकिन टोटली अनडिफॉर्म नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्रोकन पीसेस रहेगा, ठीक है। उसके फर्दर ऊपर जाने से क्या होगा, सैप्रोलाइट रहेगा। सैप्रोलाइट देखो, सैप तो सैप्रॉक मतलब ब्रोकन पीसेस रहेगा, ज्यादा ऑल्टर्ड नहीं, लेकिन वही उसी का सब फर्दर ऊपर में सैप्रॉक का पीस मिलेगा, फर्दर टुकड़ा, दैट मींस ये ज्यादा इंटेंस वेदर। सैप्रॉक में बेड रॉक का पीस मिलेगा, सैप्रोलाइट में सैप्रॉक का पीस मिलेगा, मतलब ये टुकड़ा का फर्दर छोटा टुकड़ा प्लस और इंटेंसली वेदर्ड हो गया। तो इसको अगर मान लो एकदम इनिशिएशन ऑफ वेदरिंग, ये है थोड़ा बहुत हायर लेवल ऑफ वेदरिंग, सैप्रॉक, सैप्रोलाइट, ठीक है। सैप्रोलाइट का लोअर टू अपर के तरफ जब जाओगे, आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस, ये बॉटम से टॉप के बारे में सोचो एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल में, तो उधर से क्या शुरू हो जाता है, पेडोप्लाज्मेशन फ्रंट, ये वेदरिंग फ्रंट हो गया। वेदरिंग फ्रंट के फर्दर ऊपर जाने से, ये भी वेदरिंग ही है, इंटेंस वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको पेडोप्लाज्मेशन फ्रंट बोलते हैं। पेडोप्लाज्मेशन फ्रंट में क्या होता है, सॉइल डेवलपमेंट अलग तरीके से शुरू हो जाता है, जिसमें देखो प्लाज्मिक और एरेनोस जोन देखा जाता है। प्लाज्मिक जोन में बहुत सारा क्ले मिनरल्स रहता है, क्ले रहता है, एंड एरेनोस में ज्यादा सैंडी रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर में एक सीमेंटेशन फ्रंट शुरू होता है, जिसको ऊपर मॉटल जोन बोलते हैं। मॉटल जोन मतलब जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, ऊपर आता है नीचे जाता है सीजनल। सो बिलो दिस सीमेंटेशन फ्रंट और मॉटल जोन, परमानेंट वाटर टेबल, उसके नीचे वाटर रहेगा ही रहेगा। और पेडोलिथ के ऊपर आप जाओगे, जब पेडोलिथ का फर्दर ऊपर पार्ट में आपको लैटरिटिक ड्यूरी क्रस्ट मिलेगा, लैटरिटिक ग्रेवल मिलेगा, लैटरिटिक रेसिडियम मिलेगा, फेरिक्रिट मिलेगा, उसके ऊपर सॉइल एंड लैग। सो ये जो पार्ट है ना, ये अगेन हार्ड हो जाता है, इसको ड्यूरी क्रस्ट बोलते हैं। इसमें ये पोर्शन में अगेन सीमेंटिंग हो जाता है, नीचे वाले को प्रोटेक्ट करता है, समझ गया, ये है इंपॉर्टेंस इस जगह। नाउ अभी देखो,
जरूरी नहीं कि ये रेगोलिथ का ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल हर जगह पे एग्जैक्ट रहे। कभी कभी कुछ ये वाला अपर पार्ट अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ या लोअर पार्ट अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो ये सब जोन डिफरेंट जगह को स्टडी करके कोरिलेट करके किया गया है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड स्ट्रैटिग्राफिंग कॉलम बनाते हो ना, एक एक जगह का स्टडी करके, सब जगह का स्टैंडर्ड कॉलम एक जगह नहीं रहता है ना, बेसिन का डिफरेंट पार्ट स्टडी करके रिलेटिवली हम लोग डिफरेंट कोरिलेट करते हैं ना स्ट्रैटिग्राफिक कॉलम, फिर स्टैंडर्ड स्ट्रैटिग्राफिक बनाया जाता है। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, फ्रेश रॉक के ऊपर सैप्रॉक के ऊपर क्या, सैप्रोलाइट के ऊपर इमीडिएट मोर्टल जोन, फिर लैटराइट आ गया। ठीक है, बिकॉज सब जगह पे कंडीशन भी तो सेम नहीं रहता ना, जियोलॉजिक कंडीशन इक्वेटोरियल एरिया का अलग होगा, पोलर रीजन का अलग होगा, मिड लैटिट्यूड का भी अलग हो जाएगा ना, क्योंकि एवरेज रेनफॉल क्लाइमेटिक कंडीशन टोटली डिफरेंट रहता है। सो कहीं कोई केमिकल वेदरिंग ज्यादा होता है, कभी फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होता है, तो हर जगह का स्टैंडर्ड ऐसा करके आप कभी कर नहीं सकते हो। मोर ओवर जो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या स्टैंडर्ड जो मैकेनिज्म भी है, इतना बड़ा जियोलॉजिकल पास्ट में डिफरेंट एरिया का कॉन्टिनेंट का लोकेशन जो हमेशा सेम नहीं था ना, कहीं पहले बहुत अलग से, जो हमारा ये सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल समझने से वो भी आप समझ पाओगे, विथ रेफरेंस टू अर्थ का कौन सा पोजीशन में था वो भी चेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारा फैक्टर्स रहता है। तो इसीलिए बहुत लॉन्ग हिस्ट्री जो बियरिंग जियोलॉजिकल कॉलम या टेरेन रहता है, उधर में बायस्ड होके ये सब नहीं करना है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हाउएवर ओवरऑल अगर कोरिलेट करने का ट्राई करोगे, तो ओ होराइजन कोरेस्पॉन्ड्स टू क्या, ह्यूमस जो है टॉप मोस्ट, जैसे इसका भी रेगोलिथ का भी ए होराइजन जिसको टॉप लेयर बोलते हो, टॉप सॉइल हार्ड रहता है ना, उसी को बोलते हैं ड्यूरी क्रस्ट। देखो जितना लैटराइट, लैटरिटिक ग्रेवल, लैटरिटिक ग्रेवल क्या है, लैटराइट जहां बना उसी के अगेन ऊपर में जो, फॉर एग्जांपल ये बेडरॉक के ऊपर जो सैप्रॉक बन रहा है ना, हार्ड बेडरॉक के ऊपर उसका टुकड़ा स्टार्ट हो गया। स्मॉल स्केल में उसको अगेन सोचो, लैटराइट इधर तो सीमेंटिंग हो गया, हार्ड रॉक बन गया, उसके ऊपर फर्दर उसका टुकड़ा, देख रहे हो ना कितना स्मॉल स्केल से बड़ा स्केल में सिर्फ सेम चीज कितना अच्छी तरह फॉलो होता है। दैट इज कॉल्ड साइंस। सो ड्यूरी क्रस्ट में भी, ड्यूरी क्रस्ट देखो अगेन ये टॉप मोस्ट पार्ट में जो होता है ना, हार्ड इंड्यूरेटेड लेयर्स, ये कैसे बनता है, फॉर्म बाय सीमेंटेशन और मिनरल प्रेसिपिटेशन। सो इधर जब सॉइल से जब ये पोर्शन से वाटर पास करेगा, ये जो सीमेंटेशन फ्रंट बोल रहे हैं ना, मोटल जोन मतलब क्या है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, बिलो मोटल जोन हमेशा वाटर टेबल फिक्स्ड रहता है। ठीक है, सो सीमेंटेशन कब से बनेगा, जहां से वाटर पास करेगा, वाटर में बहुत सारा मिनरल्स रहता है या सीमेंटिंग मटेरियल्स रहता है। सो वाटर जाने से लीज मटेरियल्स उसमें प्रेसिपिटेट होकर क्या करेगा, कंक्रीट बना देगा, सीमेंट कर देगा, या फिर डायरेक्ट बहुत सारा मिनरल्स आके प्रेसिपिटेट होकर भी सॉलिड बना देगा। इधर मैं राइट आउट भी रखा हूँ, मैं एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि मैं हमेशा दोनों नजरिए से बनाता हूँ, मेरा टॉप भी रहेगा, आपका एक रेडीमेड मटेरियल भी, ताकि बन जाए। ठीक है, तो ड्यूरी क्रस्ट कैसा कैसा टाइप का होता है तो देखे होंगे, कैलक्रीट, सिल्क्रीट, फेरिक्रीट, लैटराइट। बट लैटराइट में एक चीज याद रखो, आयरन एल्यूमिनियम लीच आउट होकर होता है, बाकी पोटासियम सोडियम ये सब निकल चला जाता है ना, लेकिन जरूरी नहीं, इन सिटू लैटराइट भी हो सकता है लैटराइट, और एक टाइप का होता है ट्रांसपोर्टेड लैटराइट भी होता है, समुन्द्र के सामने गोवा, कोंकण, वो सब जगह पे जाने से आपको लैटराइट मिलेगा, उसका स्टाइल ऑफ ये अलग होता है कभी कभी। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेड लैटराइट कैन बी फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स, वेदर इन सिटू लैटराइट ऑफ कोर्स जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बहुत सारा बारिश होना है, केमिकल वेदरिंग हीट एरिया जैसा होता है ना, बट इसमें देखो एओलियन प्रोसेस, ग्लेशियल प्रोसेस, कोस्टल एरिया, बहुत सारा चीज इफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेड लैटराइट। हालांकि मैक्सिमम जगह में हम लोग इंसिटू लैटराइट के बारे में ही बात करते हैं, लैटराइट बोलने से वही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। ना पेडोप्लाज्मेशन क्या है, देखो पेडोप्लाज्मेशन एक ऐसा
डेप्थ है जहां से सेप्रोलाइट फर्दर इंटेंस वेदरिंग होके उसका रॉक का कुछ लेना देना नहीं, बेड रॉक पता ही नहीं चलेगा। सेप्रोलिथ जोन में क्या होता है, थोड़ा बहुत बेड रॉक का आभास मिलेगा आपको, एक एटलीस्ट कुछ सर्टेन थिंग आपको आइडिया मिलेगा। जब पेडोप्लाज्म फ्रंट क्या होता है, वो बहुत ही मिक्स्ड होता है। देखो मोटल जोन से भी, अपर लेयर से भी पानी आ रहा है, आके कुछ चीज को सीमेंटिंग चीज को, बहुत सारी चीज को डिपॉजिट करेगा, नीचे का चीज चेंज हो जा रहा है। सो जहां से बेडरॉक का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, वो डेप्थ को पेडोप्लाज्मेशन फ्रंट बोलते हैं, लोअर लोअर डेप्थ को। उसका अपर डेप्थ में क्या है, सीमेंटेशन फ्रंट। सो सीमेंटेशन फ्रंट और पेडोप्लाज्मेशन फ्रंट को बीच में जो रहता है ना, उसको पेडोप्लाज्म लेयर बोलते हैं, या स्टैंडर्ड पेडोलिथ का लोअर पार्ट बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मिक और एरेनोस जोन रहता है। प्लाज्मिक जोन में बहुत हार्ड पेन बोलते हैं ना, बहुत शेल रिच पोर्शन है, शेल रहता है बहुत, और एरेनोस जोन में सैंडी मटेरियल्स रहता है। देखो कितना डिटेल स्टडी कर सकते हो आप चाहे तो, है ना। नाउ इलुविएशन, सॉइल का जो ई होराइजन इलुविएशन लेयर बोलते हो ना, वो क्या है, केमिकल लीचिंग शुरू होता है। कहाँ होता है, दैट मीन्स मोटल जोन में, है ना। पानी आना जाना करेगा तभी तो लीचिंग उस टाइप का चेंजेस आते रहेगा, है ना। ठीक है। और बी होराइजन एक्चुअली कोरेस्पॉन्ड्स टू क्या है, अब खुद सोचने से आपको समझ में आ जाएगा। पी होराइजन मेनली पेडोप्लाज्मेशन जोन को ही इंडिकेट करता है, और सी होराइजन ऑलवेज सैप्रोलिथ, सैप्रोलाइट प्लस सैप्रॉक। आर होराइजन दैट इज प्रोटोलिथ, बेड रॉक, है ना। तो देखो कितना अच्छी तरह आप चाहो तो लिंक कर ही सकते हो ना। और ये जस्ट एक दिखाया गया कितना सारा फैक्टर्स इधर रोल प्ले करता है, उसके लिए ये रखा हुआ है। रॉक फ्रेगमेंटेशन देखो धीरे धीरे कितना डेप्थ में चला जाता है धीरे धीरे। तो ये चीज है। तो ऐसा होने के बाद फर्दर ये मटेरियल निकल के चले जाके दूसरा जगह पे बैठता है। देखो नेचर कितना सारा रोल प्ले करता है, कितना सारा धीरे धीरे होता है, और फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं। सो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन से फाइनल चीज को हम लोग कोरिलेट करते हैं ना। एक एक जगह पे एक एक स्टेज प्रिजर्व रहता है। तो इसीलिए पेडोप्लाज्मेशन बोला ना अभी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड रॉक, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी टू बी होराइजन। अभी मैं जो चीज बोला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेदर्ड रॉक दैट इज सैप्रोलाइट टू सॉइल बी होराइजन, इट इज अ कन्वर्शन प्रोसेस। सैप्रोलाइट तो आपको पता है, इन इज जस्ट लोअर पार्ट, सैप्रोलाइट सैप्रोलिथ का ऊपर पार्ट, लोअर पार्ट को सैप्रॉक बोलते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी जानने से आप जियोमॉर्फिक टेरेन जहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगा ना, वो सब जगह मैपिंग में बहुत आसान हो जाता है। इतना सुंदर मैप बनाओगे ऑटोमेटिक, आप खुद मैपिंग करने के बाद एक्सप्लोर कर पाओगे। एक्सप्लोरेशन में कौन सा हॉराइजन से सैम्पलिंग करोगे, कौन रिलायबल देगा, आप खुद ही बोलो ना। ये देखने के बाद कौन सा हॉराइजन से आप सैंपल करोगे जो रिलायबल अंडरनीथ का रिलायबल इंडिकेशन देगा, ऑफकोर्स सी हॉराइजन, स्पेशली दैट इज सैप्रोलाइट और सैप्रॉक। सो इतना मैप करके कितना आप नैरो डाउन कर सकते हो। देखो अदरवाइज टोटल सॉइल कवर बोल के छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। इतना डिटेल में दिखाने से आप कितना नैरो डाउन करके टारगेट को पकड़ सकते हो ना। दैट इज द एक्सप्लोरेशन सिग्निफिकेंस। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जितना नैरो डाउन करोगे, जितना डिटेल में काम करोगे, उतना नैरो डाउन कर पाओगे आपका जो चीज के लिए आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो इस प्रॉपर जोन को आइडेंटिफाई करके उससे प्रॉपरली सैम्पलिंग करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लाइंड सैम्पलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। आप नैरो डाउन करके उस जगह से सैम्पलिंग करो, वो तो रिलायबल इंडिकेटर है नीचे का, तो ऑटोमेटिक अच्छा सैंपल रिजल्ट देगा, और आपको टारगेट ढूंढने में फर्दर प्लानिंग में बहुत आसान हो जाता है ना। मैपिंग करने के टाइम पे रेगोलिथ को तो आप समझ गया ना। मैप करने के टाइम पे आप जोनेशन जब करोगे ना, इतना सारा तो ये तो वर्टिकल कॉलम देख रहे हो, स्टैंडर्ड वर्टिकल प्रोफाइल। बट आप जब सरफेस में चल रहे हो, उस टाइम आपके पास इतना कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा ना।
कैसे, एक कॉम्पैरेटिव स्टडी है ना, टोटल प्रोफाइल देखने से एक दूसरे से चेंज देख पाओगे। एक दूसरे कोई है ही नहीं, आप डायरेक्ट ऊपर से देख रहे हो तो आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए स्टैंडर्ड RED क्लासिफिकेशन होता है, रेसिडुअल, इरोशनल एंड डिपोशनल रेगोलिथ, दैट्स ऑल। आप एटलीस्ट ये तो चीज पता चलेगा कौन सा टुकड़ा रेसिडुअल है, कौन सा इरोशनल है, कौन सा डिपोशनल है। सुनने में इजी लग रहा है, आप जब फील्ड में जाओगे उतना भी इजी नहीं है। एनीवे तभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ। रेसिडुअल रेगोलिथ कैसे पता चलेगा? रेसिडुअल रेगोलिथ मतलब बेड रॉक के ऊपर जो वेदरिंग का प्रोफाइल रेसिड्यू प्रिजर्व्ड है, जहां से इरोशन नहीं हुआ। इरोशन मीन्स वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, रेसिड्यूल में ओनली वेदरिंग, ठीक है। सो बहुत सारा बेड रॉक रहेगा और उल्टा टुकड़ा टुकड़ा कुछ रहेगा, सो वो रेसिडुअल रेगोलिथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इन सिटू आउटक्रॉप रहना ही है रेसिड्यू, उसके साथ टुकड़ा कुछ मैकेनिकल ब्रेकडाउन का फीचर्स रह सकता है या थोड़ा बहुत केमिकल वेदरिंग ऑल्टरेशन रहेगा। बट ओवरऑल आपको पास वंस यू आर गेटिंग सपोज एक सेडिमेंट्री रॉक BIF का इन सिटू आउटक्रॉप है प्लस बहुत सारा टुकड़ा है, आप सिंपली उसको हायर एलिवेशन में भी है तो आप उसको सिंपल रेसिडुअली बोलोगे ना। नाउ हिल स्लोप में दो प्रॉब्लम होता है। रिलेटिव स्लोप, वो जो फर्स्ट स्लाइड में पहले दिखा रहा था ना, स्लोप तो चेंज होते रहेगा धीरे धीरे, तो इमीडिएट स्लोप ब्रेक जगह पे तो लगेगा कि अब डिपोजिट हो गया, बट इट इज जियोलॉजिकली एट अ डायनामिक स्टेज। सो इसको U1 E2 ऐसे करके आप चाहे तो कर सकते हो, बट डिपोजिशनल रेगोलिथ क्या, स्केल बड़ा करने से इसका सब्जेक्ट चेंज होता है, आपको स्केल के ऊपर होता है ऑफकोर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा स्केल में देखने से ये जहां पे स्लोप ब्रेक है इसको आप इरोशनल डाल दोगे, ये जेंटल स्लोप को डिपोजिशनल डाल दोगे, बट रियलिटी में वो नहीं है। ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर आप स्मॉल स्केल में बड़ा एरिया ना देख के सडनली ब्लाइंडली कर रहे हो, आप सिंपली बोलोगे ये रेसिडुअल है, दैट इज ओके, ये इरोशनल है बड़ा बड़ा टुकड़ा, और ये डिपोजिशनल है, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं ये फ्लैट हो गया, लेकिन रियलिटी में ये टोटल फ्लैट नहीं है ना, देखो स्लाइड जेंटलर है। तो अवे फ्रॉम स्टडी एरिया बियॉन्ड देखने से, बड़ा एरिया देखने से आपको तब पता चलेगा। सो डिपोजिशनल रेगोलिथ में क्या होगा, चारों तरफ से ये घिरा रहेगा अपलैंड के द्वारा, एंड अपलैंड जो है वो जियोलॉजिकली काफी बड़ा एरिया होगा। ऐसा नहीं कि इधर देखो, इधर भी हाईलैंड है ना, इधर भी हाईलैंड है चारों तरफ, इधर भी, लेकिन फर्दर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, इससे भी नीचे बहुत जगह है ना, बात को समझो। तभी तो ये डिपोजिशन हो नहीं पाया, ये लोकल स्केल में डिपोजिशन हुआ लेकिन इवेंचुअली इरोड होके फर्दर चला गया ना, समझ रहे हो। ये भी इरोड होगा, ये भी इरोड हो जाएगा ना, ये भी क्या, आप उसको डिपोजिशनल नहीं बोलोगे ना, ये इरोशनल रेमनेंट से है। बट ठीक है, आप टाइम बीइंग आपके सुविधा के अनुसार आपको क्लासिफाई कर सकते हो, बट एब्सोल्यूट नॉलेज इज रिक्वायर्ड, वरना ब्लाइंडली मिस इंटरप्रेट नहीं होना है, यही तात्पर्य है इसी का। मोर ओवर देखो एक चीज, डिपोजिशनल रेगोलिथ का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है टारगेट नैरो डाउन करना, जहां डिपोजिशनल रेगोलिथ देखोगे उधर से सैंपलिंग करना ही नहीं, मिक्स फ्लोरेंस एंड मोर ओवर डिपोजिशनल रेगोलिथ क्या वर्टिकल ग्रो होगा ना, चारों तरफ तो हाईलैंड है, ये गड्ढा है, चारों तरफ से मटेरियल आ गया, कोई मिक्स प्रोविनेंस, चारों तरफ से आके ये वर्टिकली ग्रोथ करेगा, सेडिमेंट का थिकनेस विथ टाइम बढ़ते रहेगा ऊपर की तरफ। लेकिन इरोशनल रेगोलिथ का वर्टिकल एक लिमिटेड, इधर से गिरा इतना ही तक थिकनेस रहेगा, विथ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे वो जा रहा है, हम लोग आंखों में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक दिन रात का बात नहीं है, ये जियोलॉजिकल टाइम का बात है। अब टाइम लैप्स बोल के जो फोटोग्राफ वीडियो होता है ना, एक ट्री बड़ा हो जा रहा है, देख पा रहे हो, वैसा रियलिटी में आप देख पाओगे नहीं ना, टाइम का बात है। लेकिन रियलिटी में ये दीज आर इन डायनामिक स्टेज, इसीलिए इसका अनलिमिटेड वर्टिकल कॉलम ग्रोथ नहीं होगा, एक लिमिटेड रहेगा, ये लैमिन है, एक लेयर की तरह वो एक्चुअली ये मूव कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी देखो इतना सारा चीज बोलने का मतलब क्या है, अभी हम इतना सारा टर्मिनोलॉजी भी समझे है ना। सो ये देखो, अभी पहले गोल्ड के बारे में बोल,
बोल रहे थे। देखो, गोल्ड जब सैंपलिंग करोगे आप, तो कोई भी ब्लाइंडली करने से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, बट कौन सा पोर्शन को देख रहा है वो समझना है, टारगेट जनरेट करना है। ये देखो, इधर के फेरुजिनस जोन लैटरिटिक रेसिडियम से अगर सैंपलिंग किया है, सो मैकेनिकल एंड केमिकल ट्रांसपोर्ट इंडिकेट करता है ना। फेरुजिनस जोन लैटेराइट मतलब क्या है, रेसिडियम है, लेकिन वो क्या कहाँ से आया, तो कंसंट्रेशन हुआ ना एक पर्टिकुलर प्रोसेस से। सो लैटेराइट भी तो इंसिटू भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है ना। सो अल्टीमेटली गोल्ड कहाँ से आएगा, लैटेराइट तो ऊपर नीचे का चीज का ही रेप्लिकेशन है। सो उधर अगर रेसिडुअल कंसंट्रेशन मिला तो वो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, बिकॉज इधर से क्या होता है, लीज होके मटेरियल नीचे गया है ना। सो फर्दर खोद के उसके नीचे से अगर सेप्रोलाइट में जाओगे, उधर देखना और अच्छा मिल सकता है आपको, है ना। उधर और अच्छा मिल सकता है, बिकॉज हाई फाइननेस सुपर जिन गोल्ड मिल सकता है। ठीक है। सो उसके नीचे फर्दर ये एक स्टैंडर्ड स्टडी से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कितना इजीली होता है थियोरेटिकल मिला है बोल के उसको वो लोग स्टैंडर्डाइज, इसके डिटेल है नीचे। सिमिलरली अब बॉक्साइट के बारे में जब देखोगे, उसमें भी देखो इतना सारा लेयरिंग है। सॉइल के नीचे पाइजोलाइटिक ड्यूरिक क्रस्ट, फ्रैगमेंटल पाइजोलिटिक, फिर फ्रैगमेंटल ड्यूरिक क्रस्ट, ये सब टुकड़ा होने के बाद बॉक्साइट जोन, इवल्सन जोन, दैट इज जोन ऑफ जहां से वो मटेरियल लीच आउट होता है ना, मोर्टल जोन, ये सब जगह पे बॉक्साइट ज्यादा अच्छा रहता है। देखो इधर देखो, सेप्रोलाइट के इमीडिएट ऊपर आ गया बॉक्साइट जोन, और इधर क्या पेडोलिथिक जोन बना ही नहीं। तभी तो बोल रहा था ना कि एक स्टैंडर्ड ऐसा करके सभी के साथ सब लिंक नहीं कर सकते हो, इसका लिए ये रहता है ना। एक फेरिक्रिट को देखो, अभी देखो इतना सारा टुकड़ा, बीच में क्या है, सीमेंट का मटेरियल क्या काला काला है ना। सो दिस इज फेरिक्रिट, आयरन लीच आउट होके, सॉरी आयरन आके प्रेसिपिटेट होके सीमेंट बना दिया, इसको जुड़ दिया इस होस्ट रॉक का, बेड रॉक का टुकड़ा को। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फेरिक्रिट का एक ये है। सो अगर समराइज करें, gold and copper are mobilized under appropriate weathering condition and can be redistributed to form supergene deposits within the residual regolith। ये बात को समझो, तो रेसिडुअल रेगोलिथ बोल रहे हो, लेकिन उसमें सुपरजिन डिपॉजिट के नजरिया से सोचना है जब गोल्ड मिलेगा, है ना। बॉक्साइट्स, निकेल कोबार लेटराइट्स, उसमें क्या, सम आयरन मैंगनीज ओर्स आर द रिजल्ट ऑफ रेसिडुअल एनरिचमेंट, and laterite bauxites formed by chemical leaching of weathering profiles developed on a variety of parent materials including granitic, gneissic, clay and feldspar sediments and basalts। कोई भी हो सकता है, उसमें केमिकल लीचिंग होना है बहुत प्रॉपर वे में। उसका तो लैटराइट बॉक्साइट का आपको एक्सटेंसिव लिटरेचर मिल जाएगा। मैं जो चीज अनटच्ड रहता है उसको ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। सो वेदरिंग अंडर ह्यूमिड अल्कलाइन to mildly acidic condition results in removal of potassium, sodium, calcium, magnesium and residual enrichment of aluminium, iron, तभी तो bauxite बनता है ना। So many of the resultant bauxites are formed essentially in situ. However, bauxites even कुछ certain circumstances में transported भी बनता है, that right में। So अभी के लिए इतना ही, thank you। I hope आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, एंड मोर ओवर इसको फील्ड में इम्प्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट बन पाओगे। और इतना कुछ करने के बाद भी सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बट यू कीप डूइंग योर वर्क सिंसियरली, प्रॉपरली, फिर बाकी चीज़ एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग सेटिस्फेक्शन। थैंक यू।